शुरू करें। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एंड्योर फॉर यू। सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम आप ना क्लैट का, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी का या कोई भी अन्य एग्ज़ाम देते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट से 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है और 1-2 मार्क्स हमें आसानी से आ जाता है, बशर्ते कि हम एक एक बिंदु को ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। उसमें फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले ये बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए से लिया गया है। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स में इसके बारे में जिक्र किया गया है। और दूसरा बात है कि हम ये जानना चाहेंगे कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या हो। तो हमारे पढ़ने का सबसे पहला ये तरीका होगा CBM, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेजर्स। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेजर्स कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए एग्जॉस्टिव स्टडी फॉलोड बाय प्रैक्टिस। पहले हम एग्जॉस्टिव स्टडी करेंगे उस विषय के बारे में, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उसका आंसर करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फंडामेंटल राइट को हम लोग, मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे 2 कारण हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस फंडामेंटल राइट को हमें गारंटी करता है, और दूसरा ये कि ये इट इज़ इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये इसको इन्फोर्स करने के लिए हम लोग न्यायालय को अप्रोच कर लेंगे। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि अभी हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे पास 6 राइट्स दिए गए हैं। 6, पहले ये 7 राइट्स था, अब एक अधिकार को हटा दिया गया, अब सिर्फ 6 राइट ही बचे हैं। जैसा कि क्लियर है कि एक है राइट ऑफ इक्वालिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर रिलीजन। इस तरह से हमारे पास 6 राइट्स है। और एक जो 7वां राइट जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, वो पहले हमें संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया, और इसे अब आर्टिकल 301 के रूप में नया स्थान दिया गया है, जो अब सिर्फ एक लीगल राइट है, जो कानूनी अधिकार है। फिर जो हम लोग कल 32 आर्टिकल है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोले हैं कि ये संविधान का आत्मा है, मौलिक अधिकार। ये आर्टिकल 32 जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसको 5 अलग अलग रीट के द्वारा हम लोग लागू करवा सकते हैं, बाय अप्रोचिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स। ये तो हो गया पहला परिचय कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं और ये कैसे लागू कराया जा सकता है, इसे क्यों मौलिक कहा जा सकता है, क्यों मौलिक कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी समझ लें कि जैसे अभी जो रिजर्वेशन का पॉलिसी हमारे संविधान में, हमारे देश में जो चल रहा है, वो आर्टिकल 16(4) के द्वारा ही दिया गया है। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का चर्चा होता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये आर्टिकल 19(1) से दिया गया हमारे देश के नागरिकों। फिर अब ये प्रश्न उठता है कि कितने अधिकार जो 12 से 35 तक दिए गए हैं, उसमें से कौन कौन से अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। उनमें से मुख्य रूप से है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। 15 है प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, रेस, इसकी मनाही है। फिर 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में दिया गया है। 19 में फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम। 29 में है कल्चरल राइट्स, और 30 में है एजुकेशनल राइट। अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से अधिकार है। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। हमारे देश ने विदेशी व्यक्तियों को भी कुछ राइट दिया गया है। जैसे आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ।
फिर 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। फिर 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। फिर 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है और 21 है। अब इसके बाद हमें ये जानना है कि इमरजेंसी के दौरान, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा हो, उस समय हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रवृत्ति में रहते हैं और कौन कौन से ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारे देश में इमरजेंसी लागू होता है, उस समय ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन संविधान द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 20, जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, एंड आर्टिकल 21 राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसको कभी भी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। ये तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, अब तक आप लोगों ने ये समझा होगा कि हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, और एक 7वां जो मौलिक अधिकार था उसको किस 44th संविधान संशोधन द्वारा उसे सिर्फ अब लीगल राइट, मौलिक अधिकार से के बदले अब लीगल राइट बनाकर रख दिया गया। और अब आगे हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 368 में है कि मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट हम लोग के संविधान में किया जा सकता है। इसमें है कि वो बिल को स्पेशल मेजॉरिटी दोनों सदन के विशेष बहुमत द्वारा पारित कर देने से इसमें संशोधन हो जाता है। लेकिन इसी बीच में कुछ विवाद पैदा हो गया, जब सरकारें और सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर होता था उसके लेकर कुछ विवाद हो गया। जैसे सबसे पहला आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि मौलिक अधिकार से संबंधित 3 बहुत हाईलाइटेड केस रहा है हमारे देश में। तीन बहुत हाईलाइटेड केस रहा है, और जो बहुत चर्चा का विषय अपने अपने समय में 1964, 67 और 73 में बहुत ये विवाद का विषय बना था कि हु इज़ सुप्रीम, आइदर पार्लियामेंट और कोर्ट। क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाती है और उसको फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे न्यायालय बैठा है। तो दोनों में कुछ छोटा सा जो भी विवाद खड़ा हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस है सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस केस में 1964 में ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। ये जब निर्णय आया तो उसके कुछ ही दिन बाद एक दूसरा केस दायर हुआ जिसका जजमेंट 1967 में आया, जिसका नाम है, पार्टी का नाम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए फैसले को पलट दिया और उसने ये बताया कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। जैसे ही ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया गोलकनाथ केस में, तो पार्लियामेंट में पूरा हंगामा मच गया कि भाई जब विधान बनाने का शक्ति है पार्लियामेंट के पास, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कैसे रोक लगा सकता है। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में सदन के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें ये व्यवस्था किया गया कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ले आया गया 1971 में। उसके बाद जो सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जो अभी भी फंडामेंटल राइट के बारे में अब तक ये लागू है, जो है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। ये लैंडमार्क जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इवन इन द फंडामेंटल राइट्स, बट एक कैवेट उसमें लगा दिया कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज संसद नहीं कर सकता है।
केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के डेट का ये सवाल है। जो संविधान संशोधन और न्यायालय के बीच में टकराव का स्थिति आया था, जिसको सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया, और उसके बाद अब तक ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिए गए निर्णय अभी तक हम लोग के देश में लागू है और यही अभी तक चलता आ रहा है। और ये तो आपने ये जान लिया कि क्या क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है अलग अलग केसों को जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और अपने अपने समय में इन केसों ने बहुत बहुत चर्चा में रहा था, और उन चर्चा के कई वजह भी थे जो आपने अभी ऊपर देखा। अब हम लोग कुछ रूल्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। इसमें है कि जैसे कोई संविधान बनने से पहले कोई हमारे देश में कोई ऐसा नियम बना हुआ है जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को इन्फ्रिंज करता है, तो वैसी स्थिति में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के हिसाब से हम लोग ये के संविधान में यह व्यवस्था दिया गया कि उस रूल को वॉइड माना जा सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। जिस भाग तक अगर कोई उसका पार्ट इनकन्सिस्टेंस हो या वो मौलिक अधिकार का हनन करता है, सिर्फ उस पार्ट को अल्ट्रा वायर्स करना होगा। समझ गए? ये थोड़ा कठिन है, समझने के लिए एक दो बार आपको ध्यान देना होगा कि जो लॉ बना हुआ है और वह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के इनकन्सिस्टेंट है, सिर्फ उसी पार्ट को, जितना पार्ट इनकन्सिस्टेंट है उसी पार्ट को सेवरेबिलिटी के द्वारा अलग कर दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, देखिए ये सब जो हम अभी रूल को डिस्कस कर रहे हैं, ये लॉ वाले जो स्टूडेंट होंगे, जैसे कुछ लोग क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जेपीएससी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ ये कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जिसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, वो थोड़ा कठिन, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ते जा रहा है, और उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार करने के लिए हमको उस हिसाब से अपना तैयारी का स्टैंडर्ड थोड़ा अपग्रेड करना होगा। तो हम बात कर रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में। ये ऐसा डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन के अनुसार अगर कोई रूल बनता है और वो रूल हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के विरोध में है, तो वो रूल को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में क्या करते हैं कि उस रूल को ये ओवर शैडो करता है, उसको ये कुछ देर के लिए ढक लेता है, या उसको ये इनएक्टिव कर देता है, या वो फॉर द टाइम बिंग ये नॉन इन्फोर्सिबल होता है, इसको हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सोलर इक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो उसके प्रकाश को ढक लेता है। इन द सेम वे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में क्या होता है कि जो रूल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है उसको ये इनएक्टिव कर देता है, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। लेकिन वो रूल डेड नहीं होता, वो रूल तब तक डेड रहता है जब तक वो फंडामेंटल राइट को इक्लिप्स कर देता है। अगर बाद में कोई संशोधन के द्वारा कोई अमेंडमेंट हो जाता है उसमें, उस फंडामेंटल राइट में, तो वो रूल क्या होता है, रिवाइव होता है। जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में था, फंडामेंटल राइट अब संशोधन हो गया, तो वो रूल अब रिवाइव हो गया। तो ये बात ध्यान देना होगा, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तीसरा जो रूल है उसको बोलते हैं रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। इस रूल का ये है मतलब कि हमारे यहाँ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये इसमें गोल्डन ट्रायंगल रूल में ये बताया गया है कि ये तीनों आर्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है
तो उसमें ज़रूर 19 और 21 का भी हो रहा हो। अगर 21 का हो रहा है तो 14 और 19 का भी हो रहा है। ये तीनों आर्टिकल्स 14, 19 और 21 एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक का वायलेशन है तो इनडायरेक्टली दूसरे और तीसरे का भी वायलेशन हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। अब हमको ये समझ में, आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है, हाँ थोड़ा सा कठिन ज़रूर लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं का स्तर, क्वेश्चन आने का जो स्तर बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग को अपने आप तैयार करना होगा, इसलिए हम लोगों ने इसका बताया। अब तीसरा चीज़ जो अभी महत्वपूर्ण चीज़ आ रहा है, हम लोग उस पर अभी चर्चा करते हैं। इसका हेडिंग है इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का स्कोप कितना बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। जैसे हम लोग अभी हाल ही में देखे हैं, अभी से 15 साल पहले, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे देश में 2005 में पारित कर दिया गया। इसमें हम लोग इसके अलग अलग जो जो प्रोविज़न है उसके तहत हम लोग कोई भी सरकारी संस्था से एक 10 रुपये का फ़ी दे के जो संबंधित पार्ट का हम लोग कॉपी मांग सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट। दूसरा महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है जो शिक्षा के लिए बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था पे, जो राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। 86 अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार ने ये व्यवस्था लाया कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, और इसके लिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया हमारे संविधान में। इससे संबंधित और भी प्रावधान है। पहले ये आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, तो उसको संशोधन 86वां द्वारा करके अब जो 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए प्रावधान किया गया। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सवाल कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का ये सब हमारा, ये क्यों फंडामेंटल है, हमें ये राइट क्यों चाहिए, इस पे तो सारा चर्चा हो गया। अब हम लोग थोड़ा एग्जॉस्टिव स्टडी के हिसाब से ये दिमाग में लाते हैं कि क्या ये राइट जो दिया गया तो इसका कुछ लिमिटेशन है कि हम लोग सिर्फ राइट का ही चर्चा करते जाएं। तो इसके लिए आप लोग ऐसा ध्यान देंगे कि ये जितने भी राइट, जैसे आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक्सप्रेशन, रिलीजियन, राइट टू असेंबली, राइट टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ ऑन चॉइस, इसका सब का एक लिमिटेशन है। इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो स्टेट लागू कर सकता है। मोरलिटी के हिसाब से इसको देखा जाता है। पब्लिक ऑर्डर, जैसे लोक व्यवस्था हमारा भंग नहीं हो, शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, इसके हिसाब से सरकार उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ना। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये राइट दे दिया गया, वही अनटेमेबल है, जो मन में आए जिसको जो करे क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, वैसा बिल्कुल नहीं। इसके अलावे कुछ क्रिटिसिज्म भी इसका देखने को मिला है। जैसे जो मीसा जानते हुए, जैसे लालू यादव की बेटी का नाम इसी एक्ट के आधार पर रखा गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट हम लोग के देश में बना था और इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस लेके भी स्टेट का जो एक्शन है उस पर शिकायत सरकार को झेलना पड़ता है। दूसरा एक और सा प्रोविज़न है हम लोग के देश में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोलते हैं। इसके तहत भी कुछ लोगों को, नेताओं का या कुछ अलग कारण से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत। आज अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जब कुछ नेताओं को गिरफ्तारी हुई, तो ये सब सरकार को कुछ शिकायत भी झेलना पड़ता है कि आप जो मौलिक अधिकार दिए हैं तो सरकार उस पर कंट्रोल कैसे करता है। तो ये जो कंट्रोल का मेजर्स है, इसके लिए शिकायत भी झेलना पड़ता है सरकारों को। और जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इतना सब पढ़ने और समझने के बाद आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, इतना सब पढ़ने के बाद, कि आखिर ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हम लोग को
संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इसके चलते हमारा जो भी राइट है वो कभी इन्फ्रिंज ना हो, उसका वायलेशन है, इसके लिए हम लोग कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं, ये तो हो गया आपका एग्जॉस्टिव स्टडी। इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि कौन कौन से राइट हैं, कौन से राइट सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं, कौन से राइट सिर्फ विदेशियों को है, इमरजेंसी के दौरान कौन से राइट हैं, किस संविधान मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा हटा गया, मौलिक अधिकार से संबंधित कौन कौन महत्वपूर्ण केस है, कौन सा रूल्स है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और इसके शिकायत के। अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं जो प्रायः एग्जाम्स में आते रहते हैं और इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण आर्टिकल 12 में दिया गया है कि जो हम मौलिक अधिकार का मांग करेंगे तो किससे करेंगे, वो है राज्य में किस राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। जैसे भारत सरकार के अधिकारीगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण, लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इत्यादि, और अदर्स में न्यायालय इंक्लूड है। दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वो हमारे मौलिक अधिकार। तीसरा सवाल है कि कौन सा मौलिक अधिकार का कौन सा प्रोविजन आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता, वो आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार को अब सिर्फ कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। पहले ये आर्टिकल 31 में था, अब इसे आर्टिकल 300A में रखा गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जैसे रोजगार में आरक्षण दिया जाता है, वो अभी आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आर्टिकल 16 के 4 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI जिसे हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं, वो कब पारित हुआ, 2005 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो क्रांतिकारी प्रभाव लाया शिक्षा के क्षेत्र में, ये 2009 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा पारित हो गया है और ये अब आर्टिकल 21A के रूप में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन सा बात सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह निर्णय दिया गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकता, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उच्चतर न्यायालय है कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी केस को किसी बात को अपने यहाँ सुनवाई के लिए मंगाता है, उस रीट को क्या कहा जाता है, सर्टिओररी बोलते हैं। अब फिर एक और रीट से ही ले लेते हैं अगला सवाल कि कौन सा रीट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है जब अगर कोई ऐसा पता चलता है कि पर्सन हैज असर्ट अ पब्लिक ऑफिस, उसको बोलते हैं को वारंटो या अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो उसको न्यायालय में 24 घंटे के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है, एक्सक्लूडिंग द डेट टाइम टेकन इन जर्नी, उसको हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, BR अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को बोला है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं कि दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम है VP मंडल। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था उसके चेयरमैन कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम लोग के पास जो वोट देने का मत देने का अधिकार है वो कौन सा राइट है, तो गलती से ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप लोग लिख दीजिएगा ये फंडामेंटल राइट है। एक्चुअली में ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हम लोग के आर्टिकल 326 में दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हु वाज टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर फॉर OBC, तो OBC के क्रीमी लेयर के आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बना था, उसका चेयरमैन कौन था, किसे बनाया गया था, उसका नाम है जस्टिस राम नंदन प्रसाद। ये पटना हाई कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश थे, उनका नाम है राम नंदन प्रसाद। अगर हम दोस्तों अंत में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।